हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। चूँकि हम आजकल अपनी पढ़ाई इसी माध्यम से यानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरी कर रहे हैं, जिसकी कुछ सीमाएं हैं। हमारे पास थोड़ी सुविधाएं कम हैं, इसलिए हम आपको बोर्ड का यूज़ करके और इस तरीके से क्लास में जैसे पढ़ाते हैं इस तरह नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि आपका कोई नुकसान ना हो। घर बैठे आप भी, चूँकि आजकल इंटरनेट सभी यूज़ करते हैं, तो आप यूट्यूब पे, कॉलेज के यूट्यूब पे जाकर और विभिन्न व्याख्याताओं ने, या जिसको आजकल हम आचार्य कहते हैं, पहले हम इनको व्याख्याता कहते थे, आजकल इनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, तो विभिन्न आचार्यों की वीडियोस आप निकाल के जो आपका सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से उन वीडियो से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो पिछली क्लास में जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम जहाँ पहुँच रहे हैं वह है 5वीं अवधारणा, जो आपके सामने दिखाई दे रही है आपको। ई अवधारणा, निजी आय, अथवा जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट इनकम। इसे पीवीटी, जैसा कि आपको सामने नोट्स में दिख रहा है, प्राइवेट इनकम, पीवीटी का संकेत शॉर्ट में देते हैं जब हम सवाल हल करते हैं तब, या जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, देश के समस्त निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय प्राइवेट इनकम कहलाती है, जिसे ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जो आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से कुछ मदों को घटाना पड़ता है और कुछ मदों को जोड़ना पड़ता है। तो फॉर्मूला जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं। परीक्षा में बड़े क्वेश्चन में जब राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन शामिल किया जाता है तो न्यूमेरिकल सवाल आता है, जिसमें कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं, मदें दे दी जाती हैं, और फिर आपसे इन कॉन्सेप्ट्स को निकालना या मेजरमेंट करना पूछा जाता है। तो उसमें प्राइवेट इनकम अक्सर पूछी जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट हम निकालना सीख चुके हैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में भी हम विस्तार से पिछले से पिछली वीडियो में जान चुके हैं। एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। बी यहाँ साइलेंट है, डेट बोलते हैं इसको, ऋण, है ना। हिंदी में मैं आपको समझा दूंगी, पहले हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये दो चीज़ें जुड़ गई हैं, और जो घट रही हैं वह है माइनस प्रॉफिट्स और सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और एक मद और माइनस हो रही है, वो है माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो इसको हम शॉर्ट में SSC भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में। लेकिन अगर आप मान लीजिए 50 शब्दों वाला यदि कोई क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाया है, तो उसमें आप इतना ये विस्तार से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यदि बड़ा क्वेश्चन है तो इसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको सवाल निकालना है, आंकड़े दिए हुए हैं, आपको इस फॉर्मूले को शॉर्ट में फटाफट लिख के इसमें आंकड़े पुट करके और आपको प्राइवेट इनकम की गणना करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चंस की दृष्टि से नोट्स बना दिए हैं। यदि 50 शब्दों में क्वेश्चन आता है तो आप प्राइवेट इनकम इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे, या जितने भी 2 नंबर का वो सवाल होता है पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो हम वापस इस फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स हम समझ चुके हैं। जो मद और जुड़ती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में प्राइवेट इनकम निकालते समय, वह है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। सार्वजनिक ऋण वे ऋण होते हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सरकार को कई बार ऋण लेने पड़ते हैं, कभी घरेलू ऋण लेने पड़ते हैं, घरेलू जो भी पूंजी परिसंपत्ति संपन्न लोग होते हैं, कई बार बाह्य ऋण लेने पड़ते हैं, IMF, IBRD या किसी अन्य IDA वगैरह संस्थाओं से ऋण लेने पड़ते हैं।
तो उन पे सरकार को ऋण पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वह राशि जो है वो प्राइवेट इनकम निकालते समय अनपेड फैक्टर कॉस्ट में जुड़ जाती है, क्योंकि वह ब्याज भुगतान जिस प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट ने ऋण लिया है वह उसको मिलती है ना। जिससे हम ऋण लेते हैं ब्याज उसी को चुकाते हैं, तो वो उसके इनकम का हिस्सा बन जाता है। इस तरीके से जो माइनस होगा प्राइवेट इनकम निकालते समय वो होगा प्रॉफिट्स और सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मैंने आपको एक वीडियो क्लास में बताया था कि नेशनल इनकम में दोनों सेक्टर शामिल होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो यदि किसी एक को निकालना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा नेशनल इनकम में से। तो यदि प्राइवेट इनकम को निकाल रहे हैं तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके सरप्लसेस या प्रॉफिट्स को घटाना पड़ेगा, इसलिए यह मद घट रही है। और एक अन्य मद घट रही है वो है सोशल सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, SSC। इसको आप कभी बाद में कभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ इतना जानना काफ़ी है कि हर कंपनी को जो है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ राशि देनी पड़ती है, और वह जो है किसी एक मतलब जगह संभाल के रखनी होती है। और फिर जब कभी कोई कैजुअलिटीज़ होती है या कोई किसी का नुकसान होता है तो वह उनको राहत के रूप में दी जाती है। तो चूंकि प्राइवेट इनकम का ये हिस्सा नहीं बनती है, ये राशि उनको देनी पड़ती है, इसलिए यह अनपेड फैक्टर कॉस्ट में से घट जाती है और प्राइवेट इनकम का हिस्सा यह नहीं बनती है। इस तरीके से अब प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है, और परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आता है उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह है वैयक्तिक आय, पर्सनल इनकम, जो कि ऊपर वाली जो निजी इनकम लिखा हुआ है उससे अलग है, क्योंकि निजी इनकम प्योरली प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेस में लगा हुआ है उसकी इनकम होती है, और वैयक्तिक आय हर व्यक्ति की आय होती है, हर व्यक्ति उसका हिस्सा बन सकता है। इसे नीचे अर्थ में लिखा गया है, देश में निजी व्यक्तियों द्वारा समस्त स्रोतों से अर्जित व प्राप्त होने वाली समस्त आय जो प्रत्यक्ष कर देने से पूर्व व्यक्तियों के हाथों में होती है। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको समस्त स्रोतों से अर्जित व प्राप्त, दोनों बातें हैं। देखिए मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, आय दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है। एक तो अर्जित आय होती है जिसको अर्नड इनकम कहते हैं, और दूसरी होती है रिसीव्ड, हमें किसी वजह से मिल गई है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जिसके लिए कोई उत्पादकता सृजित नहीं हुई लेकिन आय सृजित हो गई और वो हमें प्राप्त हो गई, यानी व्यक्तियों को प्राप्त हो गई, तो वो उनकी आयों का हिस्सा होती है। और उस आय को प्राप्त करने में जब वो हाथ में आ जाती है व्यक्तियों के, तब वो वैयक्तिक आय कहलाती है, जेब में जाने से पहले। यानी कि प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, भारत में दो ही तरह के प्रत्यक्ष कर हैं, एक इनकम टैक्स और एक कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स कंपनियां देती हैं जिन्हें निगम कर कहते हैं, और आयकर हर व्यक्ति को देना पड़ता है। यानी जो भी कमा रहा है उसको, यदि वो उस दायरे में आ रहा है रेंज में, तो उसको प्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर देने से पहले समस्त स्रोतों से किसी निजी व्यक्तियों को जो भी आय हाथ में आती है वह वैयक्तिक आय कहलाती है, और इसे हम PI द्वारा डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला भी आपके सामने दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इजीली। NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस, यानी इसको भी NNP एट फैक्टर कॉस्ट की मदद से ही निकालेंगे, कुछ मदें जुड़ जाएंगी कुछ घट जाएंगी, और फॉर्मूले को देखने से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। PI इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। सेम फॉर्मूला इतना ऊपर के फॉर्मूले से मिलता जुलता ही है, और ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। जो चीज़ें माइनस हो रही है उसमें एक चीज़ अलग आ गई है, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, UCP, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UCP, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स। यानी कि वे भुगतान जो अवितरित रह जाते हैं कंपनियों के द्वारा, व्यक्तियों को नहीं दिए जाते हैं, कहीं किसी कोष में रखे जाते हैं। प्रॉफिट्स का वह हिस्सा जो वितरित नहीं होता है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसको माइनस करेंगे। और माइनस कॉरपोरेट टैक्स, अब देख लीजिए कंपनियों के द्वारा दिए जाने वाला टैक्स जो प्रत्यक्ष कर होता है कॉरपोरेट टैक्स,
वह इसमें माइनस कर दिया जाता है और SSC भी इसमें माइनस कर दिया जाता है। तो यदि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बोर्ड होता है और समझाने के तरीका थोड़ा और सरल हो जाता है। आप भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं यदि कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन अब वीडियो क्लासेस की मजबूरी है कि ये वन वे संवाद है। इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कोई जिज्ञासा रख सकते हैं जिसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगी। अभी हाल फिलहाल हम इन सीमाओं में रहते हुए इस कक्षा को यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें हम वैयक्तिक आय तक नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।